बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज़ में इंतखाबात कराने और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं। 23 और 24 अक्टूबर को उन केसेस की समाअत होगी। तो दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं कल वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब खुसूसी तैयारे से पहले इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कल जो है मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। 4 साल बाद मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। तैयारियां जो हैं जारी हैं, क्या कहेंगे? तैयारियां हो रही हैं जी भरपूर। और शाम को मेरा ख्याल है उनका जलसा है। और दिन में अभी तक वो कन्फ्यूजन है कि इस्लामाबाद पहले आएंगे या सीधा लाहौर चले जाएंगे, लेकिन उससे कतई नज़र ये तय है कि कल उनकी फ़्लाइट किसी वक्त पाकिस्तान में लैंड करेगी और शाम तक वो जो है वो लाहौर में जलसे से खिताब कर रहे होंगे। और फिर उसके बाद सियासत मुल्क की किस रुख पे जाती है ये देखें। जो दो केसेस हैं, एक तो फ़ौजी अदालतों के हवाले से और दूसरा जो है वो ये 90 दिन का इलेक्शन, ये दोनों केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अभी 90 दिन के इलेक्शन में ये बात हम सब कह चुके हैं पहले बहुत दफ़ा कि सदर ने 1 तारीख का ऐलान कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने 1 तारीख का ऐलान कर दिया कि जनवरी के आखिर में होंगे। तो अब मामला तो सुप्रीम कोर्ट में ही तय होगा। तो ये समाअत भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि क्या, और वो 14 मई वाला फैसला भी एक अपनी जगह पे शायद मौजूद है। तो ये बड़ा आने वाले दिनों में सियासत बड़ी गहमा गहमी सियासत में नज़र आने वाली है। और इसमें जो है इस सियासी गहमा गहमी में ख़ित्ते के जो हालात हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं हर गुज़रते रोज़ के साथ। कल प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं प्रेसिडेंट बाइडेन जब वापस गए इसराइल से, और इसराइल से वापस गए और ज़ाहिर है कि ओमान की मीटिंग उनकी कैंसिल हो गई थी शाह अब्दुल्ला के साथ, महमूद अब्बास के साथ, और जिसमें प्रेसिडेंट सीसी, जनरल रिटायर्ड सीसी ने भी आना था। तो उन्होंने वहाँ जाके जो ख़िताब किया ओवल ऑफिस से, बड़ा कम ख़िताब इस तरह से होता है कि प्रेसिडेंट ओवल ऑफिस से ख़िताब करे। उन्होंने ख़िताब किया और उस ख़िताब में उन्होंने ये कहा कि जी और बहुत सारी बातें की। एक तो ये कि उन्होंने कहा इमदाद देंगे हम इसराइल को, और जो भी एड हमने गज़ा में कोशिश की है कि वो खुल जाए, किसी तरह से रास्ता खुल जाए, और ये वो सब। लेकिन उसमें एक बात उन्होंने ऐसी कर दी है जो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में एक नया मसला पैदा करेगी। उन्होंने हमास और प्रेसिडेंट पुतिन को एक ही दाने में परो दिया है। यानी उन्होंने कहा है कि जो हमास है और जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो एक ही हैं, ठीक है, और मैं इन दोनों में से किसी को भी जो है ना जीतने दूंगा ना आगे आने दूंगा, और इन दोनों को जो है शिकस्त फाश होगी। तो अब इसके ऊपर क्रेमलिन का आज बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल है कि भाई आप जो हैं वो आपने, एक तो दूसरी बात ये कि प्रेसिडेंट तो अब ये यानी मामला ये हो गया है कि हमास को उन्होंने लिंक कर दिया है। अच्छा, ईरान का जिक्र नहीं किया, हमास को लिंक किया उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और यूक्रेन को और इसराइल को एक पैकेज मिलेगा। तो ये सूरत हाल अब और थोड़ी सी इसमें और पेचीदगी आ गई है, क्योंकि जो रशिया है वो सारी अपनी मिडल ईस्ट पॉलिसी को तैयार कर रहा है चाइना के साथ। सही। अच्छा, आज तमाम रोज़ मुजाहरे हुए और बड़े मुजाहरे हुए, और 14 दिन गुजर गए उस वाक़े को जिस वाक़े में, यानी जो गज़ा का 14 दिन गुजर गए। बॉम्बिंग हो रही है, शहादतें हो रही हैं, यरगमाली कितने हैं हम नहीं जानते। मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की तरफ से, अमेरिका की तरफ से एडवाइजरी आ गई वर्ल्ड वाइड के जी आप लोग मोहतात रहें उनके शहरी, और लेबनान से बाकी मुल्कों के सफारतकार जो हैं वो भी जा रहे हैं कि लेबनान में क्या हालात पैदा होते हैं। लेकिन इसमें जो एक बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो अमरीकी बहरी बेड़ा है USS कारने, एक तो इराक़ में और शाम में अटैक हुआ कल, जो मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की उन पर अटैक हुए और वो उसको नाकाम बना दिया गया, कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। लेकिन जो USS कारनी है, इसको ये जब ये जहाज़ नहर सुएज़ से गुज़र के, यानी मेडिटेरियन से फिर नहर सुएज़ और नहर सुएज़ से गुज़र के जब बहर अहमर में दाखिल हुआ है,
तो यहाँ पर इस पे 2 या 3 मिसाइल जो हैं वो फायर हुए हैं, जिनको अमेरिका के ये जो वॉरशिप था इसमें नाकाम बना दिया गया। लेकिन वो जो फायर हुए वो हूतीस की तरफ से फायर हुई, यमन की तरफ से। यमन क्या जंग में कूद चुका है, क्योंकि यमन से वो फायर हुए और हूतीस की तरफ से फायर हुए। अच्छा, इसमें 2 बातें जो है ना वो इम्पॉर्टेंट हैं बात करना यहाँ पे, और वो जो है वो ये हैं कि जो हूतीज़ हैं ये ज़ैदिया मसलक से हैं, ठीक है। यानी जो असना यानी अहले तशी हैं, लेकिन ज़ैदिया जो इनका जहाँ पे एक ये सूरत हाल बनी थी कि जो चौथे इमाम थे इमाम ज़ैनुल आबदीन, तो जो असना अशरी हैं उनमें तो ये बात है कि इमाम बाकिर उनके बाद थे। लेकिन ये हुआ कि जो दूसरे उनके भाई थे जो शहीद हो गए, वो भी शहीद हो गए थे। कूफा में उनकी तदफीन हुई, कूफा में शहीद हुए। तो वो जो हैं वो ज़ैद उनको इमाम मानते हैं। तो यहाँ से जो है एक नया मकतब फ़िक्र पैदा हुआ जो कि ज़ैदिया के नाम से। अच्छा, ये ज़ैदिया जो हैं ये ज़्यादा शाफ़ई भी इनके साथ होते हैं और काफ़ी अरसे तक एक ज़ैदिया सल्तनत भी रही, यमन में। तो ये जो है ये बहरहाल। अच्छा, फिर इसी तरह से आगे जब छठे इमाम जाफ़र सादिक के बाद इमाम मूसा काज़िम जो असना अशरी में, लेकिन एक यहाँ पे भी इख्तलाफ पैदा हुआ और जो उनके दूसरे साहबजादे इस्माइल इमाम, उनको एक मकतब फ़िक्र ने उनको कहा कि वो इमाम होंगे, और वहाँ से इस्माइली जो हम इस्माइली कहते, तो ये इस तरह से ये जो है एक ज़ैदिया निकला जो रेड कलर में हमें नज़र आ रहा है, और फिर एक इस्माइलिया जो इमाम मूसा काज़िम की, लेकिन बाकी फिर असना अशरी से सारा सिलसिला चल रहा है। अच्छा, ये मैं बात यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि जो ये हैं ज़ैदियाँ हैं, ये तो हैं बहुत पहले से, सैकड़ों सालों से। लेकिन हुतीज़ जो हैं वो अलग हैं। हुतीज़ जो हैं वो एक, आप समझें कि एक पॉलिटिकल फोर्स है, जिसमें वो कहते हैं अगर आप जाएं ना वहाँ पे मिलें तो वो उसमें आपको सुन्नी भी मिलते हैं। अच्छा। ये हुती मूवमेंट के अंदर आपको सुन्नी भी मिलते हैं कुछ। ये सारे के सारे इसमें अहले तशीया ज़ैदिया नहीं, अक्सरियत ज़ैदिया की है। सही। लेकिन इसमें आपको सुन्नी भी मिलते हैं, और बहुत से सुन्नी जो हैं वो इमाम शाफ़ी को जो की तालीमात पे जो अमल करते हैं। अच्छा, ये उनकी बात, उनका जो सिलसिला है उनके साथ जोड़ते हैं। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि हुतीज़ कौन है। हुतीज़ जो हैं ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हुई थी 90 की दिहाई में। सही। और ये थे बदरुद्दीन हुती, अल हुतीयून भी इस जमात को कहा जाता है, जो कि हुतीज़ हैं। मतलब हुतीज़ जो हैं वो एक मजहबी लिहाज से उसमें ज़ैदिया मसलक के लोग हैं सारे, लेकिन जो ज़ैदियों से पहले भी थे। सही। ठीक है। और उस वक्त भी थे जब एक पूरी सल्तनत वहाँ पे कायम हुई थी यमन के अंदर। और यमन में जो है ये 12, तो ये जो है ये किंगडम ऑफ ज़ैदी किंगडम ऑफ यमन ही कायम हुई थी बहुत कई सौ साल पहले। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना, कुछ अर्से रही, फिर उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया ने आके इसको ख़त्म कर दिया था। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये पुरानी एक ये मसलक है, और जो हुतीज़ हैं वो अलग हैं। वो एक पॉलिटिकल मूव है, वो पॉलिटिकल मूवमेंट है, और वो 90 की दिहाई में शुरू हुई। और 90 की दिहाई में शुरू हुई, और वो बदरुद्दीन हुती उसके सरबराह थे। सही। और उनके वालिद और उनके भाई, और वो ख़ुद, उनका बहुत सा वक्त जो है वो कुम ईरान में गुज़रा, फिर वो इराक़ चले गए। फिर वो जो हैं वो जो अली मोहम्मद सालेह जो कि पहले शुमाली यमन के, और बाद में जब यूनिफिकेशन हो गई यमन की तो उसके सदर बन गए, और जिनको अभी जो मारे गए कुछ साल पहले,
तो वो चूंकि वो ग्रुप जो था वो ग्रुप था, यानी आप समझें कि सऊदी अरब की तरफ, तो ये जो शुमाली यमन था, ये शुमाली यमन जहाँ पे हुती मूवमेंट चल रही थी उस वक्त भी 90 की दिहाई में, उससे पहले ये वो ग्रुप था जिसने अपने आप को जमाल अब्दुल नासिर के साथ, जो मैं कह रहा था ना, यमन के एक हिस्से ने भी कह दिया था कि हम यूनाइटेड अरब रिपब्लिक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ऐसे ही। तो वो जनूबी यमन था। ठीक है। शुमाली यमन सऊदी अरेबिया, जनूबी यमन मिस्र। ठीक है। अब इसको कोल्ड वॉर के पैराए में भी आप देख लें, सोवियत यूनियन और अमेरिका के पैराए में देखें तो भी आपको समझ में आएगा कि वो अगर हुती उस तरफ गए, बदरुद्दीन हुती, तो ज़्यादा जाहिर है कि सोवियत मजहबी शख्सियत, लेकिन रुझान जो है वो उनका उस ग्रुप की तरफ, और ये जो है ये सऊदी अरेबिया की तरफ। तो ये मसला जो है ये बहरहाल चलता रहा, यूनिफिकेशन हो गई, उसके अरब स्प्रिंग शुरू हुई, अरब स्प्रिंग ये जो आपस में खाना जंगी शुरू हुई, सारा कुछ हुआ, अब ये सब। लेकिन इसमें ये बात ध्यान में रखें कि ये सदियों पुराना किस्सा है, ये सदियों पुराना किस्सा है, और जो है वो ये कोई, इसको हम 90 की दिहाई तक भी इसको नहीं रख सकते हुती मूवमेंट को। इससे पहले हमें जाना पड़ेगा कि जब यहाँ पे अलग एक, तो अभी भी जो हुती मूवमेंट लड़ रही है वो इसलिए वो कहते हैं कि हमारी जो ज़ैदिया सल्तनत है उसको बहाल किया जाए। सही। अच्छा, ये इनकी तरफ से अब ये मिसाइल फायर हुए, और इनकी तरफ से जो है एक जंग बंदी, जब ये चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान एक जंगबंदी करवाई, ईरान ओपनली इनको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक आम तासुर यही है कि सपोर्ट करता है हुतीस को। तो वो, और उसके बाद ये था कि मुसलसल मुत्तहिदा अरब अमारात पे कभी और कभी सऊदी अरब पे मिसाइल गिर रहा है, कभी उधर रॉकेट फायर हो रहा है उधर। तो बहरहाल ये मामला हल तब हुआ, जंग बंदी तब हुई जब ये चाइना दरमियान में आया। तो हुतीस का डेलीगेशन जो है वो सऊदी अरेबिया आया पिछले चंद महीनों में, और पिछले चंद महीनों में सऊदी जो आला हुकाम है वो भी गए यमन। इससे पहले सऊदी अरेबिया से पहले मुत्तहिदा अरब अमारात हुतीस के साथ अपने मामलात को ठीक कर चुका था, इससे पहले ही। और वो इस जंग से, इस पूरे बखेड़े से अपने आप को 1 साल 1.5 साल पहले ही उनके मामला ठीक हो गए थे मुत्तहिदा अरब अमारात। अब इन्होंने जनाब हुतीज़ ने ये 3 मिसाइल गिरा दिए, और 3 मिसाइल इन्होंने गिराए, और ये ज़ाहिर है कि अमेरिकन ने इनको बचाया अपने जहाज़ों को। लेकिन मैं आपको यमन के बारे में आपको एक बात बताऊं, यमन के बारे में, जो यमन का ये जो इलाका है ना, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो सना का इलाका है, या जो बाकी इलाके आप जिसको नक्शे पे आप देखें तो आप कह सकते हैं कि ये वेस्ट का है। हालांकि वेस्ट, ये नक्शा कुछ मतलब, बहरहाल ये नक्शा जो है ये इसमें ईस्ट और वेस्ट नहीं है, नक्शा कुछ अजीब सा बना हुआ है। बहरहाल हम इसको तस्वुर कर लेते हैं कि मगरिब का जो हिस्सा है, जहाँ पे बंदरगाहें सारी और बड़े शहर हैं सारे, सना के और बाकी। तो ये जो इलाका है ना, इसको अगर हम इसको मैप को हम देखें तो इसको थोड़ा सा अगर बड़ा, हाँ, तो ये ताइस का इलाका, अदन की बंदरगाह है, ठीक है, ये सारा हमें नज़र आ रहा है। लेकिन ये शहर सारे बंदरगाह, ये बंदरगाहें हैं सारी, देख रहे हैं ना आप, ये मरकज़ी शहर हैं और बंदरगाहें हैं सारी। इसके बाद जो एक इलाका है ना, जो ओमान है, ओमान के दरमियान है, ये सना से लेके ओमान के दरमियान ये सहरा है पूरा। सही। और ये वो सहरा है जिसको हदरुल मौत कहते हैं। और इस हदरुल मौत के अंदर जो है वो लोगों को शायद याद हो कि अल-कायदा यमन जो है वो यहाँ पे वजूद में आ गई थी, और अभी भी यहाँ पे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि, यानी यहाँ पे रियासत की रेट इतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि ये एक सहरा है, इसमें आपने अगर ट्रैवल करना हो, बहुत सारे कबाइल हैं, लोग अगवा हो जाते हैं, पता नहीं चलता। मतलब एक यहाँ से मतलब है कि ओमान ने बड़ा अच्छा एक रोल प्ले किया कि उसने ये इसमें जंगबंदी करवाने में ओमान का बहुत बड़ा रोल है ये, ठीक है। ओमान का पड़ोसी भी और ज़बरदस्त मुल्क है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये यहाँ पर पहले से अगर आप चले जाएं 90 की दिहाई में, तो अलकायदा जो है वो सूडान में जब तलू हुआ है अलकायदा का, तो साथ ही वो कहीं आगे पीछे यमन में, और यमन में अटैक भी हुआ था इनके एक शिप के ऊपर 9/11 से पहले। तो यहाँ पर जो है अब जाहिर है कि वो अलकायदा तो हुतीस के साथ नज़रियाती तौर पे नहीं है, क्योंकि अलकायदा जो है वो तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ ग्रुप है। लेकिन हुतीस जो हैं, जो बदरुद्दीन हुती हैं वो, और उनकी जो हुतियों से जब
कभी यमन का चक्कर लगा तो इनसे जो मुलाकात हुई तो ये अख़वान मुस्लिमून से बड़े मुतासिर हैं। अच्छा, हैं ये अहले तशय्यी का एक मसलक जो कि अलग हो गया पाँचवें इमाम से, लेकिन ये कि ये अख़वान मुस्लिमून के साथ बड़े अटैच हैं, बड़े मुतासिर हैं उनसे। अच्छा, अब ये तो इन्होंने जनाब, अब जंगबंदी तो हो गई इनकी सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, लेकिन असलहा अपनी जगह मौजूद है। और इनका जो असलहा है इनके पास, अगर मैं स्टैटफोर या बाकी जो थिंक टैंक्स हैं अमेरिका के भी और अरब दुनिया के भी, उनको मैं अगर ये कोट करूं तो इनकी जो मिज़ाइल, इनके पास जो मिज़ाइल हैं, तो ये जो ड्रोन इंसिडेंट्स एंड पोटेंशियल रेंज ऑफ हुतीज ड्रोन्स, तो ये जो हैं ये बहुत बड़ा इलाका कवर करते हैं। कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये इनके बाद कदफ एक जो हैं, फिर उसके बाद ये 1450 किलोमीटर तक दूसरा, फिर उसके बाद इसी को आप समंदर में लगा लें तो इसको, ये समंदर में वही बहरा अमर, वही जिसका जिक्र हुआ बहरा अमर के अंदर जो इन्होंने अमेरिकन, ज़ाहिर है ये इलाका बहरा अमर और फिर ये बहरा हिंद में खुलता है ना, इंडियन ओशन में खुलता है। और यहाँ पर अगर ये ज़हन में रखें कि यमन के अंदर डिस्टर्बेंस होती है तो उसके बिल्कुल सामने रोड क्रॉस करने का मतलब ये कि पानी को, थोड़ा सा पानी क्रॉस कर ले तो जबूती है सामने, वो जबूती जहाँ पे दुनिया भर की बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, और सोमालिया जहाँ पे अपने इश्यूज़ हैं सारे। तो यहाँ पर जो है अब हुतीस की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बड़ी अहम है कि यहाँ पे उन्होंने मिसाइल फायर किए हैं। अब सवाल ये है कि क्या हुतीस बाकायदा इसमें कूद गए हैं या नहीं, या अभी सिर्फ उन्होंने एक वार्निंग शॉट दी है। दूसरी जो बात है वो ये है कि आज सऊदी अरेबिया में आसियान ममालिक की कॉन्फ्रेंस थी, यानी जीसीसी और आसियान ममालिक। आसियान ममालिक वो जो कि साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक, बड़े खूबसूरत, बड़े ज़बरदस्त मुल्क। और ये जो बड़ी जंग चल रही है इस वक्त, उसमें उन ममालिक ने अपने आप को बड़ी हद तक, उनका किसी का अमेरिका से इख्तलाफ है, किसी का चाइना से इख्तलाफ है, लेकिन वो लड़ाई से अपने आप को अलग रहा। फिलिपीन हो, चाहे वो मलाइशिया हो, इंडोनेशिया, ये बिल्कुल ऐसे मुल्क हैं जो बिल्कुल अपने सुकून के साथ, ठीक है, अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और यहाँ पे ये अपने आप को जंगों से दूर रखना चाहते हैं। तो जीसीसी का आसियान का पहला जो है वो इजलास हुआ, लेकिन उसमें जो आम बात ये थी कि उस इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरेबिया, वैसे तो कुवैत के खलीफा भी थे वहाँ पे और बाकी शख्सियात भी थी सारे, लेकिन दो शख्सियत ऐसी थीं, एक शख्सियत ख़ास तौर पे जो कि वज़ीर आज़म और वली अहद सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सुलेमान, उनके साथ ख़ास मुलाकात की, और वो हैं मोहम्मद बिन ज़ैद, यानी जिनको MBZ कहते हैं, MBS और MBZ। ये दो पावरफुल शख्सियात जो कि मशरिक़ वस्ता की, यानी अगर आप इस वक्त कहें कि पावरफुल शख्सियात, इंतहाई ताकतवर, फैसला, इनकी मुलाकात काफ़ी दिनों के बाद हुई, लेकिन 1-on-1 मुलाकात हुई। और एक तो आसियान कॉन्फ्रेंस में, अच्छा ये एयरपोर्ट पे जब उतरे हैं, लैंड किया है इन्होंने अबू धाबी से, तो एयरपोर्ट पे ही इनको जो है वो जो सदर हैं अबू धाबी मुत्तहिदा अरब अमारात के, मोहम्मद बिन ज़ैद, उनको इस्तकबाल करने के लिए मोहम्मद बिन सुलेमान थे, उन्होंने उनको एयरपोर्ट पे रिसीव किया, और फिर ये दोनों साथ गए और काफ़ी देर तक इनकी अलग मुलाकात भी हुई, और यकीनन इसी बात पे मुलाकात हुई कि अब आगे व्हाट नेक्स्ट। अच्छा, अमीर कतर भी थे, अमीर कतर से भी मुलाकात जो है वो ज़ाहिर है कि सऊदी अरेबिया के जो लीडर हैं उनकी भी हुई, मुत्तहिदा अरब अमारात। तो ये कॉन्फ्रेंस के साथ साइड लाइन पे ये आपस में सबकी मुलाकात हुई तफसीली, और उसमें अब 14 दिन गुजर गए, प्रेसिडेंट बाइडन ने ये बात कह दी, रात को जो है वो इराक़ में और शाम में भी मुख्तलिफ जो अमेरिकन बेसिस हैं उनके ऊपर रॉकेट फायर हुए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रॉकेट फायर हुए इराक़ के अंदर। इससे पहले लेबनान और इसराइल का जो बॉर्डर है वहाँ पर झड़पें जारी हैं, लेकिन अब इसमें हुतीस की तरफ से और इराक़, और ये अगर हम देखें यहाँ पर हिज़्बुल्लाह के पास जो वेपनरी है इस वक्त, ये उसकी रेंज है, हिज़्बुल्लाह के पास जो वेपनरी है तो वो उसकी रेंज जो है वो भी बहुत ज़्यादा, यानी उनका जो ख़ास तौर पे इसका डी है
ठीक है ना, जो बक्का वैलीज में यहाँ पे, और उसके बाद तो आप देखें तो उसकी रेंज कहाँ तक जाती है। ये हिजबुल्लाह की रेंज है। इसराइल तो आ ही गया, लेकिन आप बाकी देखें तो एक बड़ी रेंज है इनकी, ये हिजबुल्लाह के पास है। और जाहिर है कि हिजबुल्लाह उस दिन रात को 7,000, यानी आप, मुझे बिल्कुल इसराइल का अभी तक नहीं पता कि उन्होंने किया है 7 तारीख को। एक बड़े हमारे अच्छे दोस्त हैं, दोस्त भी, कोलीग भी, रॉन सस्किन, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल्स में भी रहे, इन्होंने काफ़ी काम किया, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी काम किया, इनसे बड़ी मुलाकातें भी रही हैं मिडल ईस्ट के ऊपर और बाकी दुनिया पे, बड़ी इनकी किताबें भी वगैरह आई हैं। तो इन्होंने किताब लिखी थी 1% डॉक्ट्रिन, इनकी किताब थी, रॉन सस्किन की किताब थी 1% डॉक्ट्रिन। 1% डॉक्ट्रिन जो है ना, वो थी ये 9/11 के इंटेलिजेंस के हवाले से, लेकिन उसका जो बुनियादी है ना 1% डॉक्ट्रिन, वो 1% डॉक्ट्रिन का बुनियादी थीम ये है, ये इंटेलिजेंस और फौज और इधर लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। उसमें कहते हैं 99% नहीं, अगर 1% का भी शक है ना, 1% भी शक है कि यहाँ कोई गड़बड़ हो सकती है, तो समझ लो कि गड़बड़ होगी। अगर 99% कह रहे हैं कुछ नहीं होगा और 1% तुम्हें शक हुआ है कि यहाँ पे गड़बड़ है इंटेलिजेंस की दुनिया में, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। वो 1% डॉक्ट्रिन पे जाना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब यहाँ जो ये इनका डॉक्ट्रिन है, ये कहते हैं इंटेलिजेंस में 1% डॉक्ट्रिन को फॉलो करना। अब यहाँ इशू ये है कि सीरिया कह रहा है कि, सॉरी, इजिप्ट कह रहा है कि हमने ये बताया था पहले, वो कहते हैं हमें नहीं पता था, वो कह रहे हैं हमारा फेलियर हो गया। अच्छा, वज़ीर दिफा कह रहे हैं मुझसे गलती हो गई, वो नेतन्याहू मैं मुझे नहीं पता था, वो उनका जो जनरल आता है हर दूसरे दिन कहते हैं मुझसे गलती हो गई, हमें फेलियर हो गया, ये हो गया, फलां हो गया, और हम ऐसे कर देंगे, हम ये बम चला देंगे। आप मुझे बताएं कि कभी किसी जंग में ये हिकमत अमली होती है कि आप सिविलियंस के ऊपर जवाब में बमिंग शुरू कर दें? यानी पिछले 14 दिनों से सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही है, एक तो ये कि पानी, बिजली, आज भी वो रफा बॉर्डर नहीं खुल सका। और कल इजिप्ट के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जहाँ पे बहुत सारे लोग कल जनरल सीसी की दावत पे वहाँ पे आ रहे हैं, यूरोप से भी आ रहे हैं कई लीडरान, कई कल देखते हैं कि फाइनल लिस्ट क्या होती है, लेकिन कायरा समिट हो रही है कल बड़ी। ठीक है। अब उसमें आप मुझे बताएं कि किसी जगह पर ये, अब मैं आपसे, मेरे को जंगी हिकमत अमली क्या है, एक अटैक हो गया है, एक हमला हो गया है, तो ठीक है, तो अब जवाब कैसे देना है? तो जवाब कैसे देना है कि उनका पानी, बिजली बंद करके और उनके बॉम्बिंग शुरू कर दें, और फिर वो वहाँ पे, आज तो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो खुद पहुँचे हुए थे रफा बॉर्डर, बड़े तकलीफ में उनका नज़र आया, वो बड़े परेशान नज़र आए, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा था कि मैं बस बात तय करके आ गया हूँ, ये बॉर्डर खुल जाएगा, बॉर्डर नहीं खुला। ऋषि सुनाक आए, ऋषि सुनाक इसराइल गए, इसराइल के बाद सऊदी अरेबिया के बाद कतर के बाद वो काहिरा गए, लेकिन वो ना होस्टेजेस तय हुआ, ना वो रफा बॉर्डर खुल सका। अब यहाँ पे इशू ये है, साथ ही एक और ख़बर आज बड़ी अहम ख़बर है। सवाल ये है कि उसको कितनी अहमियत दी जाती है, उस खबर को अहमियत कितनी दी जाती है। पिछले चंद दिनों से मैं कोट करता हूँ क्योंकि सेंसिटिव खबर है, तो जाहिर है कि फिर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसका एक कोट करें कि ये कहाँ से खबर जो है, ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। और ये खबर है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। सही। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की 14 स्लाइड वही कह रहे हैं कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 6 वॉरशिप्स पिछले एक हफ्ते के दौरान मिडिल ईस्ट में भेज दी हैं। 6 वॉरशिप्स, उनके 2 थे, इन्होंने 6 भेज दिए हैं। और अगर इसको हम थोड़ा सा क्लोजली खबर को देखें तो इसमें जदीद तरीन उनके जो PLA का 44 टास्क फोर्स है, वो वहाँ से मस्कत से चली है, वो आगे, मतलब वो मुख्तलिफ जगहों से, बंदरगाहों से उनके जो बड़े बहरी बेड़े हैं वो चाइना के मशरिक़ वस्ता में पहुँच गए। मैंने आपसे कहा ना कि ये खबर बस एक खबर है, लेकिन वो इन्होंने ना अनाउंसमेंट करते हैं, ना कुछ बात करते हैं, वो बस एक बता देते हैं, वो किसी ज़रिए से खबर आ गई, हमारी एयरफोर्स के साथ वो जॉइंट एक्सरसाइजेस करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये है कि 6 बहरी बेड़े जो हैं इस वक्त उनके चाइना के पहुंच गए हैं। कहाँ पे? मशरिक़ वस्ता में। अच्छा, इसका अब एक तीसरा रंग भी है, और वो रंग है कि अमेरिका की बेसिस हैं अभी। अमेरिका यहाँ पे अभी जा नहीं रहा, अमेरिका जा नहीं सकता, अमेरिका बिल्कुल फंस गया है ये मिडिल ईस्ट के अंदर। अब पॉलिसी क्या होगी, क्योंकि इन्होंने जाना था, इनका मसला जो है वो चाइना से है,
अब इस पूरी पहले यूक्रेन वॉर का फ़ायदा हुआ चाइना को, और अब इस जंग में चूंकि और कंज्यूम हो रहे हैं और पैसा दे रहे हैं और फटे पड़े हों, तो ये इसी जंग में यही जो है आगे इलेक्शन तक जाएगा मामला। और इसी में अब अगर ये मैं देखूं यहाँ पे कि ये यूएस बेसिस कहाँ हैं मिडल ईस्ट में, ये ईरान के गिर्द इन्होंने बनाई हैं कि जी ईरान के, तो इस बेस के ऊपर कि जी ईरान को हमने घेरना है, तो ये बहरीन में मौजूद हैं। हालांकि ईरान और अरब ममालिक के ताल्लुकात अब ठीक हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने ईरान की बेस पे इन्होंने जनाब बहरीन में ये मौजूद हैं, फिर ये जनाब ये टर्की में मौजूद हैं, फिर अल-उदैद कतर में मौजूद हैं, फिर ये उसके बाद जो है ये बहुत जगहों में अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद हैं ना, मशरिक़ वस्ता में कई जगह मौजूद हैं। और इनका ये था कि हम यहाँ से फौज निकालेंगे और कम करेंगे। उसके बाद बड़ा शोर हुआ कि भाई आप कम करेंगे तो यहाँ पर तो सेटल तो हुआ नहीं है, अभी तो हालात ख़राब है यहाँ पे, तो फिर ये रुक गए थोड़ा सा। लेकिन असल तो इशू चाइना है, असल इशू ये नहीं है। सकिन हो गए मशरिक़ वस्ता में, तो बिल्कुल यहाँ पर आप जो है वो मतलब फंस के रह जाएंगे। अच्छा, इसराइल फंसा हुआ है कि अब रोज़ उनका आता है कि किसी भी वक्त हमला शुरू करेंगे, मगर मसला ये है कि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, क्योंकि हुतीज़ आ गए, हिजबुल्लाह आ गया, प्यूटिन को आपने साथ जोड़ दिया हमास के, और इसमें जो इराक और शाम के अंदर मिसाइल हिट हो गए, आज उन्होंने हिट कर दिया कल रात को। तो सवाल ये है कि अब स्ट्रेटजी क्या है, मतलब बयानात को छोड़ देना, उसने ऐलान कर दिया, उसने ऐलान किया, मतलब इसमें जो मैंने पहले भी कहा था कि एक तो न्यूक्लियर स्टेट है, दूसरा ये है कि अगर मलबा गिरेगा, अगर तबाही आएगी, तो उसके नतीजे में जो गोरिल्ला फोर्सेस हैं उनको हमेशा एज हासिल हो जाता है। सही, ठीक है ना, वो घेरते हैं अंदर लाके और बूबी ट्रैप करके, और वो फिर उसके बाद तो ये जो है ये आप जरा सोचें कि उन्होंने 7,000 रॉकेट फायर किए, पूरा का पूरा इसराइल वो 7,000 रॉकेट्स की तरफ देख रहा है। इतनी देर में वो उनके हमास के कमांडोज अंदर से आए और यहाँ से फौजियों को भी उठा के ले गए और सिविलियंस को भी उठा के ले गए। और नहीं, और बिल्कुल आप कहेंगे उसको यानी इतना उसमें ज़रा सा कोई इतनी कमाल की उनकी जो है वो एक्सरसाइज थी कि आप मतलब किसी का कोई पैर नहीं फिसला, किसी का कोई पेट्रोल बंद नहीं हो, वो उठा के ले गए, सब फौजियों को भी ले गए उठा के। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, शेख रशीद साहब मंजर आम पर आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि 9 मई में जो लोग मुलव्विस थे या नहीं थे, उन तमाम लोगों को छुड़वाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। देखें, अब शेख रशीद साहब तो खैरियत से वापस आए हैं, तो हमारी तरफ से बहुत मुबारक हो, खैरियत से वापस आए हैं और बात भी कर रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं मुनीर फारूक साहब को। तो देखें उनकी सियासी हिकमत अमली क्या होती है, और ये तलखियाँ जो हैं ये कम होती हैं नहीं होती, आने वाले दिनों में देखते हैं। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जो हालात हैं वो ख़राबी की तरफ अगर जा रहे हैं ख़ित्ते में, ये देखें, ये जब मामला चलता है ना मिडिल ईस्ट का जी, तो ये मिडिल ईस्ट का या ग्लोबल सर जंग चल रही हो और उसके अंदर हुकूमतें और ये और गिर जाती हैं हुकूमतें सेटअप, ये एक तारीख़ रही है। सही, ठीक है। आप पहली अगर कोल्ड वॉर को देखें या आप पिछली सदी को देखें, कितने बादशाह, कितनी हुकूमतें, कितनी सल्तनतें। मैं एक जगह एक दफ़ा इराक़ में गया, तो वो इराक़ का और सीरिया का जो बॉर्डर था, सरहद थी, वो ऐसे करके वहाँ पे उस जो बंदे थे वो एक मिलिटेंट किस्म के लोग थे, तो उन्होंने ऐसे पत्थर हटाए पीछे और उन्होंने कहा ये आज के बाद इराक़ यहाँ से यहाँ तक है। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये तो इस तरह से सरहदें ख़त्म कर रहे हैं, ये वापस कैसे बनेंगे ये मुल्क। तो बात यह है कि ये जो सिचुएशन है ना इस वक्त, आज देखें इजिप्ट में मुजाहरा हुआ बहुत बड़ा, पूरी दुनिया में हुआ, कराची में भी हुआ, पाकिस्तान में, लेकिन इजिप्ट का मुजाहरा जो है वो इसलिए ज़रा डिफरेंट रहा कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स खबर दे रहा है, 400 of Egyptians join a pro-Palestine rally organized by the government। हुकूमत ने अरेंज की थी, जिसमें हज़ारों या लोग या बहुत ज़्यादा लोग आए, यंग लोग, तो हुकूमत ने अरेंज की थी। यानी जनरल सिसी से आप तवक्को करें कि वो फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए निकले, लेकिन इशू ये है सारा कि रफ़ा की सरहद देखें, इसराइल का भी अपना गेम है ना, उनका गेम क्या है, यहाँ से फ़लस्तीनी निकल के चले जाएँ वरना भूखे प्यासे मर जाएँ, और फ़लस्तीनी निकल के चले जाएँ और वहाँ हम गज़ा पे कब्ज़ा कर लें। गज़ा पे
वो लोग रह जाएं सिर्फ जो कि ज़ाहिर हमास के लोग और बाकी लोग तो नहीं छोड़ेंगे, बहुत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ऐसे हालात क्रिएट कर दिए जाएं कि ना उनके पास पानी हो, ना बिजली हो, अस्पताल तबाह हो जाएं, आज एक मस्जिद भी शहीद, रोज़ खबरें आ रही, तो ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि जिसमें ये जैसे ही बॉर्डर खुले हर फ़लस्तीनी गज़ा का इलाका छोड़ के चला जाए और फिर हम अंदर एंटर हो जाएं और हम दाखिल होकर और फिर गज़ा को हमेशा के लिए अपने कंट्रोल में लेकर आ जाएं। ये बात उनके वज़रा ने आज कहना भी शुरू किया कि गज़ा अब हमारे कंट्रोल में रहेगा, आइंदा गज़ा को हम ये मतलब है कि ये हमारे उसमें रहेगा, ठीक है, हमारे कंट्रोल में रहेगा, इसराइल के। गज़ा अब फ़लस्तीनी पट्टी नहीं होगी, ठीक है, जहाँ पे यानी मगरबी किनारे की तरफ मगरबी किनारा ही होगा, बाकी लोगों ने जाना है तो वो यहाँ से जाएं। ये बात इजिप्ट को भी पता है और ये बात जो है ये हमास को भी पता है, तो बाकी फ्रंट्स वो खुल रहे हैं। अब मसला ये कि ये ज़्यादा स्टेटस को रह नहीं सकता। जो मैंने आपसे बात की ना कि उस दिन देखें जो हमास ने जो साल प्लानिंग हुई है, ये पहले तो लॉस ग्लोरी को लाएंगे ना वापस अपनी, मोसाद, अब तसव्वुर करें, इसराइल, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर स्टेट, वो 1950 से बनना शुरू हुई है, मोशे जो उनके बेन गोरियन के दौर से, और एक प्रॉपर सिक्योरिटी स्टेट है। अगर दुनिया में आप कहें ना कि प्रॉपर, जिसका हर शख्स फौजी है, ये हर शख्स जो है वो फौज में है, नौजवान, बच्चा, बुरा, अब वो जो है वो, और मोसाद के बारे में, मतलब मोसाद के जो ऑपरेशंस रहे हैं पूरी दुनिया में, मोसाद को रोल मॉडल के तौर पे दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज पढ़ती हैं। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि आप अगर सोच रहे हो यहूदियों के बारे में कुछ, तो मोसाद को पता चल जाता है कि आप सोच रहे हैं। ये अभी तक मोसाद का जो दुनिया में बतौर इंटेलिजेंस एजेंसीज जो उनका मकाम था अब तक, वो ये था। सोच रहे हो, वो बता दें, उनका बंदा आ जाएगा कि अच्छा अभी ये सोच रहे थे यहूदियों के बारे में, ये ख्याल था आपका। ये मतलब एक मिसाल के तौर पे बात होती है कि इतनी एक बड़ी, अब वो जो लॉस ग्लोरी है ना कि मैं फेल हो गया, मैं नाकाम हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था, उधर से 7000 रॉकेट मारे, इधर से वो सारा ध्यान उधर 7000 रॉकेटों पे गया, इधर से उनके बंदर है, बिल्कुल ज़रा सी गलती नहीं हुई हमास से, वो इनके फौजी भी ले गए उठा के, सिविलियंस भी ले गए, सारे के सारे पड़े हुए अंदर, वो ना अमेरिकन को छोड़ रहे हैं, ना वो फौजियों को छोड़ रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। शुरू में जज्बाती हो गए कि हम बमबारी करेंगे, चाहे हमारे फौजी मर जाएं। खुद लोगों ने कहा भी क्या हो गया भाई, अपने फौजी मरवाओ, हमारे सिटीजन्स क्यों मरवा रहे हो वहाँ पे, जो अमेरिकन या बाकी लोग हैं वो भी सारे अंदर हैं ना। वो अच्छा, ये अब जनाब कतर इन्वॉल्व है, सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व है, इजिप्ट इन्वॉल्व है, सारे हर जगह फ़लस्तीनियों के लिए मुजाहिरा, इन्होंने लिंक कर दिया साथ प्यूटिन को। चाइना के 6 वॉरशिप मशरिक़ वस्ता में घूम रहे हैं, और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि चाइना की जो, एक तो ग्लोबल टाइम्स ने आज पूरा वो, अब ज़ाहिर है इस पर बात उन्होंने करनी शुरू की है, वो कह रहे हैं कि जी चाइना जो है डीपली डिसअपॉइंटेड एट यूएस वीटो टू यूएन गज़ा रेजोल्यूशन 2026 जो उनका एडिटोरियल है पूरा। लेकिन एक और वाक़या बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि 18 तारीख को सदर बाइडन जो हैं, जब ये इसराइल आ रहे थे तो महमूद अब्बास तो नहीं मिले ना इनसे, और शाह अब्दुल्ला भी नहीं मिले, और इन्होंने महमूद अब्बास को फ़ोन घुमाया, महमूद अब्बास ने इनका फ़ोन उठाने से इनकार कर दिया। जैसे आप ये देखें कि सेक्रेटरी ब्लिंकन को 5-6 घंटे इंतज़ार करवाया, तो महमूद अब्बास ने इनका टेलीफोन नहीं उठाया। ये मैं लेबनान की जो उनका मीडिया है, नेशनल न्यूज़ एजेंसी, वो कोट कर रहा हूँ कि पीएम अब्बास रिफ्यूजेस टू होल्ड फ़ोन कॉल विद बाइडन। यानी ये तो एक ऐसा अजीब मामला हुआ कि प्रेसिडेंट बाइडन फ़ोन कर रहे हैं और यहाँ से जो है वो फ़ोन नहीं उठा रहे। टाइम्स ऑफ इसराइल ने फिर इसी स्टोरी को उठाया, 18th स्लाइड। प्राइम मिनिस्टर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वाज रिफ्यूज टू होल्ड फोन कॉल विद बाइडन ड्यूरिंग वेडनेसडे विजिट। यानी अब आप तसव्वुर करें, अच्छा जो रशियंस हैं, क्रेमलिन ने बड़ा सख्त रिएक्ट किया, वो कह रहे हैं बाइडन वर्ड्स ऑन पुतिन एंड हमास आर अनएक्सेप्टेबल। उन्होंने हमास को मतलब एक और कहानी ऐसी डाल दी है कि जिसके नतीजे में वाइट फॉस्फोरस इस्तेमाल हो रहा है। फॉरेन पॉलिसी ने आर्टिकल लिख दिया पूरा 20वां। वाइट फॉस्फोरस जो है ये जंगी जुर्म है इसको इस्तेमाल करना, वाइट फॉस्फोरस को। और ये जो है ये इस तरह से एक केमिकल है जो कि जाता है और इसके छोटे छोटे जो पैलेट हैं ये जल जाता है,
ठीक है, और ये 1500 डिग्री पे जलता है। यानी अगर जो लोग जिनकी ये स्किन वगैरह पे ये वाइट फॉस्फोरस गिर जो 15 जो बर्न्स होते हैं 1500 डिग्री तक जाते हैं बर्न्स। तो ये वाइट फॉस्फोरस, क्योंकि ये वाइट फॉस्फोरस अगर फेंकते हैं तो उसके नतीजे में मतलब एक ये है कि वो आंखें फ़ौरन धोएं, फिर उसके बाद उसको बचाएं और स्किन को बर्न्स करें और विक्टिम बर्न्स आ जाते हैं पूरे। अब मसला ये है कि ये वाइट फॉस्फोरस, ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा कोई, ये फॉरेन पॉलिसी 20 स्लाइड। व्हाट इज द यूज ऑफ वाइट फॉस्फोरस मींस इन वॉरफेयर, यानी वो वाइट फॉस्फोरस के का इस्तेमाल क्या होता है, ठीक है। इजराइल यूज ऑफ डेडली केमिकल वुड वायलेट द इंटरनेशनल नॉर्म्स, ये आज जनाब फॉरेन पॉलिसी ने भी इनको इंडोर्स कर दिया। अब मुझे ये बताएं सारा कि इसमें पहले तो सबसे पहले लॉस ग्लोरी, वो जो जज्बाती हो गए थे ना मोर्शद दयान जज्बाती हो गए थे ना, उन्होंने गोल्डा मेयर से क्या कहा था यौम कपूर जंग के अंदर कि हमें चारों तरफ से घेर लिया है तो हम अपने ही न्यूक्लियर वेपन अपने ही ऊपर गिरा देते हैं और पूरी दुनिया पे भी गिरा देते हैं और सब मर जाते हैं। सैमसन ऑप्शन जी, वो सैमसन ने डलाइला में है ना, सैमसन गिरा देता है वो जो सतून होते हैं, तो सैमसन ऑप्शन में हम भी जाएं दुनिया भी जाए सब चला दें यहाँ पे, और वो जज्बाती हो गए थे। गोल्डा मेयर ने कहा कि क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो जंग बंग रुकी और इधर से वो दोनों तरफ से सोवियत यूनियन अमेरिका आगे पीछे आना शुरू हो गया। तो बात सारी ये है कि अब ये लॉस ग्लोरी कैसे आएगी मोसाद की, और अब ये जनाब के हम अंदर दाखिल होंगे, बॉम्बिंग हो रही है, चाइना घूम रहा है, हुतीज आगे, अमेरिकन्स भी इसको बहुत ज़्यादा इस खत्ते को इस इलाके को नहीं चाहेंगे कि जंग छिड़े। यहाँ पे यहाँ बहुत इश्यूज़ हैं इस पूरे खत्ते में, और चाइना और रशिया को जब आपने इन्वॉल्व कर दिया तो ये फिर तो कई फ्रंट्स खुलेंगे इसके। तो ये मामला आज का दिन भी गुजर गया और डेडलॉक में गुजरा, और ये जहन में रखें कि जो भी दिन डेडलॉक में गुजरता है ना, उसका मतलब ये कि वहाँ शहादतें हो रही हैं, लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, बच्चे अंधेरे में बैठे हैं और अफा क्रॉसिंग नहीं खुली, और ऋषि सुनाक भी चले गए, बाइडन भी चले गए, व्हाट नेक्स्ट। अब इसमें चाइना आएगा, पुतिन आएगा, कब आएंगे, उनके ओहदेदार पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, नुमाइंदे खुसूसी जो हैं रशिया के भी और चाइना के भी, वो मशरिक़ वस्ता में हैं, कतर में, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे वो घूम रहे हैं और उनकी वॉरशिप्स भी घूम रही हैं। ये मामला कहाँ जाता है ये देखते हैं, लेकिन बज़ाहिर जो है ये एक बड़ी जंग की तरफ, क्योंकि फ्रंट्स, दो नए फ्रंट्स खुले ना, तीन नए फ्रंट्स खुले, हमास के बाद हिजबुल्लाह, इराक और शाम, और ये हुतीज़। तो ये मामला अब इसको कंटेन करना और इसको रोकना बड़ा ज़रूरी है, वरना हालात जो हैं वो एक बड़ी जंग की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।